हेलो हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, इस नए वीडियो नहीं, नए लेक्चर के साथ। तो हम लोगों के इस लेक्चर में क्या करना है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। हम लोग फिर लेके आए हैं क्लास 9th का, हमारे पास है हिस्ट्री की हमारा सीरीज चल रहा है। क्लास 9th में हिस्ट्री में हम लोग आज देखने वाले हैं चैप्टर 3। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 को एंड चैप्टर 2 को पूरी ब्रीफली तरीके से समझ लिया है। हमारा जो चैप्टर 3 है, उस चैप्टर 3 का नाम है नाजिम एंड द राइज ऑफ द हिटलर। हिटलर का राइज कैसे हुआ, नाजिम्स क्या हुए, वो सारे देखने हैं। और ये एज अ रिवीजन पर्पसेस के लिए हैं, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप जब भी क्लासेस करने बैठे तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ ले। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, बिकॉज विदाउट द एनसीईआरटी आप इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें एज अ क्रक्स के तौर पे या फिर एज अ नोट्स के तौर पे हैं। वन शॉट नोट की तरफ, वन शॉट नहीं कह सकते, बट हाँ आप समझने के लिए कह सकते हैं। बस छोटा सा ब्रीफ दिया जा रहा है, सो दैट यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन में लिख पाए, इसलिए ब्रीफ दिया जा रहा है, जो कि बड़ा चैप्टर नहीं होगा। सॉरी, बड़े तौर पे या फिर पूरे कह सकते हैं एक्सप्लेन के तौर पे नहीं होगा। आपको बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ देकर हम लोग फिर आगे की तरफ या फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आपको समझने के लिए, सही से अगर समझना है, आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी पढ़ लो, देन आप इसकी तरफ मूव करना। ओके, हमें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या देखने के लिए मिल रहा है। यस, सॉरी, वन मिनट। या हमारे चैप्टर में कह रहा है बर्थ ऑफ द विलियम रिपब्लिक। विलियम रिपब्लिक का बर्थ, विल्मर रिपब्लिक, विल्मर रिपब्लिक का बर्थ क्या होता है। कह रहा है जर्मनी फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो जर्मनी होता है वो फाउट हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, यानी हार जाता है। 1914 से 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, आपको पता होगा, तो उसमें जर्मनी आपकी हार जाती है। Along with the Austrian Empire and the against the allies इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ऑस्ट्रियन एम्पायर और जर्मनी हार जाती है किससे? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे हो रहा था, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ले, ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रहा था। पहले ग्रुप में कौन था? पहला ग्रुप में आपका इंग्लैंड था। इसे क्या कहेंगे अभी आपको नहीं जानना, बट आप इतना जान लो कौन कौन सी कंट्री लड़ रही थी। इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, ये आपस में ही बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री है। और जिससे लड़ रही थी वो आपका जर्मनी आ गया उसके अंदर, है ना, और ऑस्ट्रिया आ गया, और भी बहुत सारी कंट्री थी, ऑस्ट्रियन आ गया। तो ये ये एक ग्रुप फॉर्म की थी और ये एक ग्रुप फॉर्म की थी, और आपस में लड़ाई हो रहा था, जिसके अंदर जर्मनी वाली, ये वाली जो पार्ट है वो हार गई थी। किससे? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया से। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका 1914 से 1918 तक चला था, लगभग 4 इयर्स चले थे। Germany initially made gain by the occupying France and Belgium. However, the Allies won defeating Germany and the Central Power in 1918. क्या होता है? जो हाँ, जर्मनी इनिशियली मेड गेन बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। क्या होता है जो जर्मनी होती है, वन मिनट, सॉरी, वन इंटरप्ट। तो हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में देखा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में अगर जानना होगा तो थोड़ा सा आप ब्रीफ करके जान सकते हैं कि उसमें क्या हुआ था। ओके, तो क्या होता है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलियन आपस में, जर्मनी और ऑस्ट्रेलियन एक साथ और इंग्लैंड, फ्रांस एक साथ लड़ते हैं, ठीक। उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर होता यह है, जर्मनी इनिशियली मेड अ गेन बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। तो इनिशियली में जब ये लड़ाई हो रहा था, उस वक्त जो जर्मनी था वो फ्रांस और बेल्जियम पे गेन करते जा रहा था, है ना। However, the Allies won defeating Germany and the Central Power in 1980. बट जर्मनी इनिशियली में तो फ्रांस और बेल्जियम पे जो है कि कब्जा कर पा रहा था, है ना। इनिशियली वैसे लग रहा था कि हाँ, जो जर्मनी है वो फ्रांस पे, बेल्जियम पे कब्जा कर लेगा। बट होता क्या है, लास्ट में जो अलाइज होती हैं, अलाइज कौन कौन सी अलाइज है यहाँ पे? ये जो अलाइज कह रहा है, ये अलाइज आपका इंग्लैंड का बात कर रहा है,
फ्रांस का बात कर रहा है और रशिया का बात कर रहा है। ये तीनों अलाइज जो हैं क्या करती हैं, हरा देती हैं जर्मनी को। कब हरा देती हैं? 1918 में। 1918 में जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है। इनिशियली में जर्मनी जीत रहा था, फ्रांस पे ऑक्युपाई, उस फ्रांस की जगह को ऑक्युपाई कर रहा था, है ना, उसके जगहों पे कब्जा कर रहा था, बट लास्ट में अलाइज सारे मिलके जो है कि जर्मनी को हरा देते हैं। A national assembly meet Weimar and establish a democratic constitution with a federal structure. इन नेशनल असेंबली फॉर्म होता है और उसके बाद जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, उसके बाद एक विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, एक फेडरल आजादी वाली स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर बन जाता है। The republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was a force to accept after Germany defeat at the end of First World War. तो क्या होता है कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो जर्मनी के लोग थे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जर्मनी जो है डिफीट हो चुका है, जर्मनी उसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर हार चुका है। मगर लोगों को ये फोर्सफुली मनवाया जा रहा था कि हाँ आप हार चुके हो। लोगों का हौसला नहीं आ रहा था, मगर लोग जर्मनी जो है हार चुकी थी। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at the Versailles. कह रहा है कि जर्मनी हैड दी न्यू विल्मर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल, जर्मनी के पास अब न्यू विल्मर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल आ चुकी थी फॉर नॉट ओनली दी फिट, हारने के लिए नहीं, हारने की वजह से नहीं इन दी वार, बट दी डिसग्रेस एट दी वर्सियालीज, वर्सियालीज पे डिसग्रेस कर लिया गया था। अब जर्मनी के ऊपर किसी और का इलाज होते जा रहा था। अच्छा, ये लड़ाई क्यों हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था ना, तो बेसिकली इसलिए हो रहा था ताकि लोग अपनी कॉलोनीज बढ़ा पाए। कॉलोनीज मतलब कि अगर मान लो ये हमारा रसिया है, ये हमारा इंग्लैंड है ना, समझाने के तौर पे ये हमारा फ्रांस है ना, ये हमारा जर्मनी है और ये हमारा ऑस्ट्रिया है। तो ये तीनों ग्रुप एक साथ है, इन ये दोनों ग्रुप या फिर इसके अंदर बहुत सारी और कंट्री थे, उस दोनों ग्रुप एक साथ। लड़ाई इसलिए हो रहा था कि अगर ये वाली पार्टी जीत गई तो इस पर कब्जा कर लेगी, और अगर ये वाली पार्टी जीत गई तो इस पर कब्जा कर लेगी, बस लड़ाई इसलिए हो रहा था। तो होता ये है कि आपकी इंग्लैंड वाली जो पार्टी होती है, अलाइज होती है, इंग्लैंड वाली पार्टी जीत जाती है और आपके जर्मनी वाली पार्टी हार जाती है। तो इसकी वजह से अब इंग्लैंड वाली या फिर उनकी जो अलाइज थी वो इसके यहाँ पे अब आकर जो है कि धीरे धीरे क्या होने लगी थी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब चीजें होने वहां पे आ गया था। द इफेक्ट ऑफ वार, वार का इफेक्ट क्या था? द वार हैड अ devastating impact on the entire continent both फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। इस वार की वजह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था जर्मनी के कि फिजियोलॉजिकली और फाइनेंशियली वो कंट्री धीरे धीरे नीचे जा रहा था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उस पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन या फिर बहुत ज्यादा फाइन लगा दिया गया था कि तो जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी की वजह से लड़ाई हो रहा है तो जर्मनी को पैसा देना पड़ेगा। फ्रॉम बीइंग अ क्रिएटर यूरोप बिकम अ डेब्टर। क्रिएडिटर, यूरोप उस टाइम पे क्रिएडिटर था, उसके पास पैसे थे, वो क्रिएट कर रहा था मनी को, बट अब जो है डेबिटर हो चुका था, अब पैसे डेबिट करने लग गया था, बहुत ज्यादा खर्च होने लग गया था। यानी कि किस तरीके से क्रेडिटर से डेबिटर हो गया, डेबिटर हो गया ओनली फॉर डूइंग द वार। द सपोर्टर ऑफ द Weimar Republic were criticized and become an easy target of the attack the conservative nationalist circle। अब वेमियर हार चुका था तो उसको लोग धीरे धीरे क्या करने लगे थे, क्रिटिसाइज करने लग गए थे और बड़े ही तेजी के साथ उस पर टारगेट करने लग गए थे कि तुम्हारी वजह से हमें ऐसा झेलना पड़ रहा। सोल्जर केम टू बी ए प्लेस अबव द सिविलियन, एग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा एंड द नेशनल ऑनर बिकम द इम्पोर्टेंट। अब क्या हो चुका था, नेशनल ऑनर इंपॉर्टेंट हो चुका था। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा, ये जो एग्रेसिव वार का जो प्रोपेगेंडा था और जो हमारा
नेशनल ऑनर था, वो अब इम्पोर्टेंट हो चुका था कि अब हमें किसी तरीके से अपनी कंट्री को बचाना है ना? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपकी फिजियोलॉजिकली लोग बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं कि तुम लड़ाई भी किए, तुम हार भी गए, साथ ही साथ आप पे फाइनेंशियली बर्डन लग रहा है, तो आप बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहे हो। तो उसकी वजह से वहाँ की कंट्री ने अपनी सोल्जर की जो है एग्रेसिवनेस को और अपने नेशन के प्राउड को बचाने के लिए सोच रहे थे उस टाइम पे। पॉलिटिकल रेडिलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। पॉलिटिकल रेडिलिज्म क्या होता है, कैसे हुआ, और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या आ गया। द बर्थ ऑफ द वीनियर रिपब्लिक कॉन्क्वाइड विद द अपराइजिंग द practice legal on the pattern of the Bolshevik revolution in the Russia। क्या होता है कि द बर्थ ऑफ द वीमियर रिपब्लिक कॉन्क्वाइड, जब वीमियर रिपब्लिक का कॉन्क्वाइड हुआ विद द अपराइजिंग द एस्प्रैक्टिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्सिव रिवोल्यूशन इन इंडिया। जब रसिया के अंदर बोल्सिव रिवोल्यूशन हो रहा था, उसी टाइम पे आपका वीमियर रिपब्लिक फॉर्म हुआ था। द एस्प्रैक्टिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। The Spractist founded the कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मन। जर्मन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंड किया, बनाया गया। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज heightened by the economic crisis of 1923। Political radicalization was heightened by the economic crisis। political radicalization जो है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका था। द जर्मनी रिफ्यूज टू पे दी वार रिप्रेशन। जो जर्मनी था वो जब बाकी इंग्लैंड रसिया ये इन लोगों ने जब उस पर फाइन मारा तो ये पैसा देने से मना कर दिया। फ्रांस ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। रूहर जर्मनी रिटेलिंग वाज प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। क्या होता है कि जब आपकी जर्मनी पैसा देने से मना कर देता है, तो जो फ्रांस था, फ्रांस ने उसके इंडस्ट्रियल एरिया पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। रूहर जर्मनी रिटेल्ड विथ ए प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। और उसका जो पेपर प्रिंटिंग प्रेस था उसको भी अपने कब्जे में कर लेता है। द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड, दे वेयर हाइपरनिफिलिकेशन। कह रहा है क्या होता क्या है कि जो वैल्यू था, वैल्यू कोलैप्स कर गया था, यानी कि उसका जो पैसे का जो वैल्यू था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड, जो भी आपके गुड्स, आपके सामान वगैरह मिल रहे हैं उस देश में, उसके प्राइस बढ़ रहे थे। और हाइपर इन्फ्लेशन था। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने लगा था, यानी कि भूखमरी की हालात आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि पैसा वगैरह का जहाँ पे करेंसी वगैरह छप रहा है, उसकी पेपर जहाँ पे प्रिंटिंग होती है उसी को आपने कब्जा कर लिया, तो जाहिर सी बात है अब पैसे का धीरे धीरे जो मूल्य है या फिर उसकी मनी है वो धीरे धीरे गिरते चले जाएगा, है ना। और जब पैसे का अमाउंट गिरेगा, है ना, वैल्यू गिरेगा, देन जो आप जो गुड्स वगैरह खरीद रहे हो उसकी अमाउंट बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। द ईयर ऑफ द डिप्रेशन। ईयर ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? 1924 टू 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी येट इट वाज बुल्ड ऑन द सैंड। कह रहा है क्या, 1924 से 1928 तक के हम लोगों ने कुछ स्टेबिलिटी देखा था, बट येट इट वाज बुल्ड ऑन सैंड। मगर अभी तक ये स्टेबिलिटी जो है सैंड पे बुल्ड है, यानी कि वो सही तरीके से स्टेबिलिटी नहीं आई है। जर्मनी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्रॉम द यूएसए। जर्मनी जो है क्या हो चुका है, अब शॉर्ट टर्म लोन लेने के कगार पे आ चुका है, जो कि अब यूएसए के ऊपर केवल डिपेंडेंट है। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन विद द क्रैश इन 2019 ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो क्या होता है, ये जो आपका द सपोर्ट वाज विथड्रॉन, ये सपोर्ट 2029 में ये सपोर्ट ले लिया जाता है कि अब आपको पैसा क्रैश इन 2099 ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की वजह से वो जो सपोर्ट था वो भी सपोर्ट अब चला गया। जर्मनी इकोनॉमी वाज हिट बैडली। इसकी वजह से जर्मनी की जो इकोनॉमी थी बहुत तेजी के साथ हिट की। द मिडिल क्लास एंड द वर्किंग पॉपुलेशन वाज फिल्ड विद द फियर ऑफ द पोल्ट्रेटेनिज पोलिट्रेनाइजेशन।
अब जो वर्किंग क्लास था और जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास जो है, वर्किंग क्लास के लोग और मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा पूरे प्रोलेटेरियनाइजेशन हो गए थे, यानी कि बहुत ज्यादा उनका डर था कि अब क्या होगा उनकी जिंदगी का, या फिर उनकी जो लैंड पे कोई और कब्जा कर लेगा, या फिर क्या चीजें होंगी। The Weimar Republic had some inheritance defect. वीमियर जो रिपब्लिक था उसके कुछ डिफिट्स देखने के लिए है। पहला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, and second, Article 48, which gave the president the power to impose the emergency, suspend civil right, and the rule by the uh, decrees. पहली नंबर बात, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। और वहाँ के जो आर्टिकल 48 थी वो ये बात बोल रही थी कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो है क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। जब इमरजेंसी इम्पोज होता है तो आपका सिविल राइट सस्पेंड हो जाया करता है। राइज ऑफ हिटलर, और इसी टाइम पे आपका राइज ऑफ द हिटलर देखने के लिए मिलता है। हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। हिटलर का जो बॉर्न हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में। ही अर्नड मैनी मेडल ऑफ द ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज्यादा ब्रेवरी, बहादुरी का काम किया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा मेडल मिला था। जर्मनी डिफेट होरिफाइड हिम। जर्मनी के डिफेट होने से बहुत ज्यादा होरिफाइड हो गया था, भयानक हो गया था वो। द ट्रेजरी ऑफ द वर्सालिया मेड हिम फ्यूरियस। वर्सालिया की जो ट्रेजरी थी उसे फ्यूरियस कर रही थी वहां के पैसे वगैरह को लेके। ही ज्वाइंड द जर्मनी वर्कर पार्टी एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। उसने जो है कि जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया, है ना, और उसने जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कर दिया। दिस लेटर कैन बी नोन एज ए नाजी पार्टी, और इसको बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लग गया। नाजिम बिकम ए मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जो नाजिम थे, नाजिम बिकम ए मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ये जो नाजिम जो लोग थे, यानी कि जो नाजिम ग्रुप, नाजी पार्टी के जो लोग थे, नाजिम बिकम ए मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के वक्त जो नाजिम लोग थे वही मास मूवमेंट थे, बहुत ज्यादा लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। द नाजी प्रोपेगेंडा स्टीड होप्स ऑफ द बेटर फ्यूचर। और नाजिम के जो लोग थे उन्होंने ऐसी बातें बोली थी कि उन्होंने होप दिलाया था जर्मनी के लोगों के कि उनका फ्यूचर जो होगा वो फ्यूचर बेटर होगा। हिटलर वाज ए पावरफुल एंड द इफेक्टिव स्पीकर। और इसमें सबसे ज्यादा जिसने होप दिलाया था लोगों को और जिसकी वॉइस पावरफुल था उसका नाम हिटलर था। ही प्रोमिस द पीपल ए स्ट्रॉन्ग नेशन वेयर ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट। उसने बातें कही कि हम ऐसा एक नेशन फॉर्म करेंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेशन होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग नेशन होगा, और वहां पे सारे लोग एम्प्लॉयमेंट हो गए। जो अभी आप भुखमरी से मर रहे हो, पैसे नहीं है, ये ऐसा वहां पे कुछ नहीं होगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रक्ट किया गया, तोड़ा गया। हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन द 13 जनवरी 1939 1933। Hitler now set out the dismantle the structure of the democratic rule. The fire decree of 28 February 1933 suspend civil rights like freedom of speech, press, and the assembly. Communists were hurriedly packed off to a new established concentration camp. All the political parties were banned. Special surveillance and the security forces were created to control the people and rule विद द इम्प्यूनिटी। होता क्या है अब जरा आप समझ लोगे हिटलर कैसे क्या हो करता है। जर्मनी आपकी हार चुकी है। अच्छा, अगर कोई कंट्री हार चुका है, हारने के साथ साथ उसका पैसा भी डाउन जा रहा है, वहां के लोगों के पास खाना नहीं है, जिसकी वजह से उस खाने का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो आपको क्या चाहिए होगा। आपको ऐसा डर भी है कि कोई आपके ऊपर आके कब्जा कर लेगा, तब उस टाइम पे आपको क्या चाहिए होगा। उस टाइम पे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो आपको होप दिलाए, है ना, क्योंकि चारों तरफ से होप खत्म हो रहा है। आपकी करेंसी गिर रही है,
आपका खाने का पैसा बढ़ रहा है ना, साथ ही साथ फ्रांस जो है दूसरे चीजों पे कब्जा करते जा रहा है। तो उस टाइम पे आपको एक होप दिलाने वाला चाहिए होता है। वो जो होप दिलाने वाला था उसको नाजिम पार्टी के नाम से जानते हैं। यही नाज़ीम के लोग थे जो लोगों के पास जाके होप दिलाते थे कि हाँ, अगर आप मुझे वोट करोगे, अब जो इलेक्शन होने वाला है उसमें अगर आप वोट करोगे तो मैं सब सही कर दूंगा। इसके सबसे बेटर स्पीकर का नाम हिटलर था। इसमें सबसे अच्छा जो बोल रहा था उसका नाम हिटलर था। तो हिटलर अच्छा बोल रहा था, लोगों का होप था, लोग हार चुके थे। अब डूबता का ना क्या ना करता, वो पहले से डूब रहे हैं तो उनको लगा कि हाँ चलो, जो हाथ में आ रहा है, जो मुझे बोल रहा है, एक बार हम इसको वोट दे के देख ले, अगर सब कुछ सही कर देगा तो बढ़िया है। तो क्या होता है, जैसे ही 13 जनवरी 1933 को इलेक्शन होता है ना, 13 जनवरी 1933 को जैसे ही इलेक्शन होता है, तो जो हिटलर होता है, हिटलर हाईएस्ट पोजीशन गेन करता है। इतनी ज्यादा उसे वोट मिल जाती है कि जितना अब तक या पहले कभी नहीं मिला था, बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन पे सारे लोगों का सपोर्ट मिल गया था। जैसे ही सारे लोगों का सपोर्ट मिला तो हिटलर ने काम किया कि डेमोक्रेटिक रूल को डिसमेंटल कर दिया, खराब कर दिया। कैसे खराब किया? 28 फरवरी 1933 को उसने सिविल राइट, जैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली को खत्म कर दिया। अब कोई नहीं बोल सकता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया। अगर आपको कोई चीज बोलना है तो आप नहीं बोल सकते। अगर आपने कोई भी किसी के खिलाफ बोला तो देन यू कैन बी शू, आपको शू किया जा सकता है ना। तो उसने जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया, प्रेस को खत्म कर दिया, असेंबली को खत्म कर दिया। और इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा हरीड हो गए, हरीड पैक हो गए, बहुत ज्यादा घबरा गए। इसके लिए उसने जितने पॉलिटिकल पार्टी थी उस पॉलिटिकल पार्टी को भी बैंड कर दिया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे नहीं लड़ सकता, यानी कि अब वो केवल अकेला डिक्टेटर हो चुका है ना। सारी पॉलिटिकल पार्टी खत्म। अगर अभी वो कभी भी वोट होगा तो अब उसे ही जीतना पड़ेगा। साथ ही साथ स्पेशल सर्वेलियांस एंड सिक्योरिटी फोर्स को उसने बढ़ाया ताकि उसके लोग सही रहें और उसकी कंट्री में कोई ना ये हो पाए, वापस उसी कंट्री पे कोई कब्जा ना कर पाए। क्यों? अब मान लो कि आप जरा सोचो, ये अभी जस्ट आप जो है कि एक वार से हार के आए हो, आपके लैंड पे धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। तो अब जो भी गवर्नमेंट आएगा उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा कि इस वाले, ये जो आपका एरिया है, उस वाले एरिया पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा देना, ताकि इस वाले एरिया पे कोई दूसरा इंसान आके वापस से कब्जा ना करने लग जाए। तो जो हिटलर था उसने यही काम किया, उसकी पूरी सिक्योरिटी फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि अब उस पर कोई काम नहीं किया जाए। साथ ही साथ लोगों के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, प्रेस था, कि गवर्नमेंट से बात पूछ सकता है, आप सही कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो, उसने उसको खत्म कर दिया। अब साथ ही साथ उसको खत्म करने के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी थी उस पॉलिटिकल पार्टी को बैंड कर दिया, यानी कि नाजिम पार्टी के अलावा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह सकता है ना, या फिर वो इलेक्शन को नहीं लड़ सकता है। रिकंस्ट्रक्शन, उसने क्या चीज को रिकंस्ट्रक्शन किया? इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट हजलमर एस्केस्ट was given the responsibility of the economic recovery। उसने जो है कि किसको इकोनॉमिक रिकवरी का जिम्मेदारी दिया था? हजलमर को उसने दिया था। दिस दिस वाज टू बी डन थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। उसने जो जो उसकी इकोनॉमिक जो बहुत तेजी के साथ गिर रही थी उस चीज को संभालने के लिए उसने हजलमर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप इकोनॉमिक को रिकवरी करोगे। इकोनॉमिक कैसे रिकवरी होगा? स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। जो आपका स्टेट का जो फंड है उसके अंदर वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, उसके अंदर वर्क लाया जाए ताकि उसके अंदर पैसा आ पाए। हिटलर pulled out the League of the Nation in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936, and the integrate Austria and Germany in 1938 under the slogan "One people, one empire, one leader"। होता क्या है अब जरा देख लो। अह, उसने जो है रिहनलैंड को वापस से रीऑक्युपाइड कर लिया था फ्रांस से, ठीक है। साथ ही साथ उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक स्लोगन के अंडर मिलाया 1938 में कि हम लोग एक लोग हैं, एक एम्पायर हैं और एक लीडर के अंदर में रहेंगे। ही देन टुक सडेंटल लैंड फ्रॉम दी क्रिजकुलोशिया। Hitler had the unspoken support of the England।
हिटलर को जो है बिना बोले इंग्लैंड से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, यहाँ तक हिटलर नहीं हटा, बल्कि उसने क्या किया, सुडेंटल लैंड से उसने उसकी ये वाली लैंड भी कब्जा कर ली। और वो यहीं पे नहीं रुका, बल्कि ही चूज वार एज वे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। वो जो उसने एक वापस से वार को छेड़ना शुरू कर दिया। ही चूज वार एज ए वे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। उसने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए वापस से उसने वार को चूज किया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था उसके बाद वापस से उसने वार को चूज किया। रिसोर्स वेयर दी एक्यूमुलेटेड थ्रू दी एक्सपांसन टेरिटरी। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जर्मनी जो है पोलैंड तक आ जाता है। दिस स्टार्टेड ए वार विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। उसकी वजह से फ्रांस एंड इंग्लैंड से वापस से वार स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो पोलैंड को छीन लेता है। यूएसए रिसिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन दी वार। यूएसए जो है कि उस वार में जाने से रिसिस्ट करने लग जाता है, मना करने लग जाता है। व्हेन द जापान extended its support to Hitler and the bombard Pierre Welber, the USA entered a war. यूएसए वार में क्यों आया? क्योंकि जो आपका जापान था, जापान जो है हिटलर को सपोर्ट करने लग गया था। और बोम्बार्ड पियर वाल्मर वेल हार्बर जो है कि ये जो है कि हिटलर को और बोम्बार्ड को वो सपोर्ट करने लग गया था जर्मनी, जिसकी वजह से यूएसए जो है अब वार में आ चुका था। The war ended in 1945. The Hitler defeated and the US bombing Hiroshima and Nagasaki in Japan. यूएसए क्यों आया था? यूएसए पहले मना कर रहा था। जब यूएसए ने देखा कि जापान जो है कि हिटलर को साथ दे रहा है ना, ये बॉम्बार्ड को साथ दे रहा है, तो यूएसए आ गया लड़ाई में। बट होता ही क्या है, हिटलर वापस से 1945 में उस वार को हार जाता है, जर्मनी हार जाती है। ठीक, और यूएसए जिसके कारण से वार में आया था, यानी कि आपका जर्मनी, उस जर्मनी के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे वो बॉम्बिंग, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है कि जापान पे डाल देता है। इसलिए अभी देखोगे हिरोशिमा और नागासाकी जापान का दो आप सिटी कहते हो, वहां पे अभी भी जो लोग बॉन्ड लेते हैं वो क्या होते हैं, सही नहीं लेते हैं ना, उसके अंदर अभी भी कोई ना कोई डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इतनी ज्यादा बॉम्ब का अभी तक रेडिएशन है वहां पे। द नाजी वर्ल्ड रिव्यू। नाजी के लोग वर्ल्ड को क्या देखते थे, या फिर नाजी के लोगों को वर्ल्ड कैसे देखती थी? अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी देयर वाज ए नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल बट ओनली द रेशियल हायरार्की। क्या था? रेशियल हायरार्की था। रेशियल मतलब आपके कलर को, हेयर कलर इसके अंदर आता है, हेयर के टेक्सचर आते हैं, है ना, आपके बॉडी कलर आता है ना, आई कलर, यही आपकी रेशियल यही आती है। तो जो नाजी के लोग थे, नाजी के लोगों का आइडियोलॉजी ये था कि लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं होगा, नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं होगा, बट ओनली रेशियल हायरार्की, केवल रेशियल हायरार्की होगा। जो लोग अपने रेशियल के बेस पे ऊपर हैं वो लोग ऊपर रहेंगे, जो लोग नीचे हैं वो नीचे रहेंगे। The Nazi quickly began to implement their dream of a creation as an exclusive racial community of a pure German by the physically eliminating all those were considered undesirable। होता क्या है कि जो नाजी के लोग थे, नाजी क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ ए क्रिएशन। जो नाजी के लोग थे उनका जो ड्रीम था, उस ड्रीम को क्रिएट करना शुरू कर दिए थे। एन एक्सक्लूसिव रेशियल community of a pure German by physically eliminating all those who were considered undesirable। और जो जो लोग वो undesirable कहते थे उसको कंसिडर करना शुरू कर चुके थे, है ना। They wanted a society of a pure and the healthy Nordic Aryans। वो कैसा सोसाइटी चाह रहे थे? वो बिल्कुल प्योर एंड हेल्दी सोसाइटी चाह रहे थे। ज्यूज, जाइपीज, ब्लैक रशियन, पोल, इवन सर्टेन जर्मन एंड एबनॉर्मल वेयर कंसीडर अनडिजायरेबल। किन किन लोगों को वो अनडिजायरेबल समझते थे? ज्यूज को, है ना, जाइपीज को, ब्लैक्स को, रशियन को, पोल को, इन सबों को वो अनडिजायरेबल समझते थे, उनके कंट्री के रहने लायक नहीं समझते थे, या फिर जिंदा रहने लायक ही ये लोग नहीं समझते थे। The other aspect of a Hitler ideology related to the geopolitical concept of liberalism और the living space। उनका अलग एक कॉन्सेप्ट ही था लिविंग का।
Jews were worst suffering in the Nazi German. नाजी जर्मनी में जितने ज्यूज रहते थे उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया था. हिटलर बिलीव हिज pseudo scientific theory. हिटलर का बिलीव pseudo scientific theory था of a race which said that conservation was no solution to the Jews problem. अगर ज्यूज अपनी रिलीजन को छोड़ के किसी में कंजर्व भी होना, सॉरी कन्वर्ट भी होना चाह रहे हैं ना, तो कन्वर्ट उनका सॉल्यूशन नहीं है. अगर ज्यूज अपनी जान को बचाने के लिए चाह रहे हैं कि हम जो है कि कोई और रिलीजन एक्सेप्ट कर ले, तो हिटलर का ऐसा था कि नहीं, आप अगर उसको मान भी लोगे फिर भी आप जो है कि ज्यूज हो और उसको आपको मारा जाएगा. इट it had to be solved through their total elements. Sorry, it had to be solved through their total alimentation. उन्हें अगर सही करना है then you can do the total alimentation. उन्हें पूरे तरीके से साफ करना पड़ेगा. From the 1933 to 1938, the Nazi terrorists spiced and the segregate the Jews को अलग करने लग गए and compiling them to leave the country. और 1933 से 1938 तक Jews को वहाँ उस कंट्री को लीव करने पे मजबूर कर दिया गया था. The next phase 1939 to 1945 aimed at concentrating them in a certain area and then killing them in a gas chamber in Poland. उनका ऐसा एम था कि वो सारे Jews को एक जगह पे कंसंट्रेट करेंगे and then kill them in a gas chamber in Poland. गैस चेंबर के अंदर डाल के पोलैंड के हम लोग मार देंगे, ऐसा हिटलर का था. The racial utopia, genocide and the war become two sides of the same coin. Genocide and the war जो है ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे. ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड. पोलैंड जो है कि जो ऑक्युपाइड पोलैंड था उसको डिवाइड कर दिया गया. Poles were forced to leave their homes and the properties behind the occupied by the ethnic Germans brought in from the occupied Europe. So Poles were forced to leave their homes. जो पोल्स थे उनको अपने घर को छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया था. And the properties behind the occupied by ethnic Germans brought in from the occupied Europe. और जो जर्मनों ने जो भी लैंड को ऑक्युपाइड किया था उसको छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया. यूथ इन दी नाजी जर्मन. नाजी जर्मन के अंदर यूथ का क्या था? हिटलर फेल्ट दैट a strong Nazi society could be established by the teaching a Nazi ideology to the children. हिटलर का ऐसा कहना था कि अगर हम नाजी को बढ़ाना चाहते हैं, उनका जो थॉट है या उनकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को अगर बचाना है तो आपको अपने बच्चों को इस तरीके की आइडियोलॉजी को टीच करना पड़ेगा. ऑल दी स्कूल वेयर गिवन ए जर्मन टीचर. सारे स्कूल को जर्मन टीचर दिया गया. चिल्ड्रेन वेयर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. चिल्ड्रेन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल. टेक्स्ट बुक वेयर री रिटन. Function and the sport in a school was a nature the spirit of a violence and aggression. उस टेक्स्ट बुक को रीडिट कर दिया गया. जो पहले टेक्स्ट बुक कुछ और कहता था, अब उसके अंदर वायलेंस एंड एग्रेशन को ऐड कर दिया गया था, सो दैट वहाँ के बच्चे पढ़े एंड देन ही नो कि हमें कैसे जो है कि नाजी की क्या आइडियोलॉजी है. 10-year old had to enter a जन वोल्क एट ए 14 ऑल बॉय ज्वाइंट ए हिटलर यूथ. और बच्चों को पहले पढ़ाया गया, फिर जब वो 14 ईयर्स के हो गए देन दे ऑल ज्वाइन इन हिटलर यूथ. दे ज्वाइन टू बी लेबर सर्विस एट 18. और लेबर सर्विस 18 तक आते आते वो लेबर सर्विस में ज्वाइन हो सकते थे. द नाजी कल्ट ऑफ द मदरहुड. Women were told to be a good mother and rear pure-blooded Aryan children. वुमेन को जो है कि गुड मदर और रेयर प्योर ब्लडेड मदर आर्यन के बच्चे कहे जाते थे. दे वर इनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चाइल्ड. और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए इनकरेज किया जा रहा था, सो दैट जो नाजी हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद बढ़े. The art of a propaganda. The Nazi regime used language and the media with a care and often great effect. वो जो भी वर्ड यूज करते थे बहुत ज्यादा केयर और ऑफ्टन के साथ वर्ड यूज करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों पे इफेक्ट पड़ता था. दे यूज्ड फिल्म
पिक्चर, रेडियो, पोस्टर etc टू स्प्रेड हेट्रेड ऑफ द ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड फैलाने के लिए वो फिल्म चलाते थे पिक्चर और रेडियो पे, और पोस्टर लगाते थे ताकि लोग ज्यूज के बारे में जाने और उससे हेट करना शुरू कर दे। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कैसे हुआ? पीपल सॉ दैट वर्ल्ड थ्रू द नाजी आई एंड दे स्पोक एट द नाजी लैंग्वेज। पीपल जो है कि नाजी की आंख से और नाजी के जबान की बोलने लग गए थे। द टाइम इवन द Jews began to believe in a Nazi stereotype about them। ना अब ऐसा हालात हो गया था कि ज्यूज जो है कि नाजी के स्टीरियोटाइप की तरह देखना शुरू कर दिए थे। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट के बारे में। इट वाज ओनली आफ्टर द वार एंडेड दैट द पीपल कम टू नो अबाउट व्हाट हैड हैपन। इंड खत्म होने के बाद लोग वहां पे आते थे और आने के बाद जानना चाहते थे कि आखिर वहां पे हुआ क्या था। द ज्यूज वांटेड टू वर्ल्ड टू नो अबाउट देयर atrocities and the suffering they had endured during the Nazi killing operation. They just wanted to leave, even if it was for a few hours, to tell the world about the होलोकास्ट। लोग जो ज्यूज थे बेसिकली, ज्यूज के साथ उसने इतना बुरा किया था कि ज्यूज के लोग केवल चाह रहे थे थोड़ी देर हम जिंदा रहें और जिंदा रह के अपनी बातों को पूरी वर्ल्ड तक पहुंचा सके कि हिटलर ने उन्हें किस तरीके से परेशान किया या फिर किस तरीके से हिटलर ने ज्यूज को किल किया है। इस बातों को पूरी वर्ल्ड में पहुंचाना चाह रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है कि किस तरीके से क्या नाजी पार्टी थी और हिटलर का क्या चीज़ था। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।